हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। चैप्टर 1 का ईट मन के तथा अस्थियों का ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शवदान। हड़प्पा स्थलों से मिले शवदानों को गर्तों में दफनाया गया था। इसका मतलब है हड़प्पा से जो हमें मृतक की बॉडी मिली थी वो ज़मीन के अंदर दफनाई गई थी। गर्त की सतह पर चिनाई की गई थी। मतलब ये जो गर्त है इसके नीचे इसके इंसान को दफनाया गया, इसके ऊपर चिनाई करते थे ये लोग। कुछ कब्रों में मृदबान व आभूषण भी मिले हैं जो इस बात की ओर संकेत देते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु उपरांत भी किया जाता था। मतलब ये जो कब्र मिली थी यहाँ पे, इनमें कुछ मृदबान, बर्तन, आभूषण, ये सब चीज़ें भी मिले थे। मतलब जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये लोग पुनर्जन्म में शायद विश्वास रखते होंगे। ये लोग सोचते होंगे कि मृत्यु के बाद भी उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष व महिलाओं दोनों की कब्रों से आभूषण मिले हैं। पुरुष व महिला दोनों के कब्रों से हमें आभूषण भी प्राप्त है। कहीं कहीं मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए गए हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक तांबे का दर्पण भी दिया होगा जो कहीं कहीं दफनाया गया था कब्रों में। 1980 की हड़प्पा की कब्रिस्तान में खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के साथ सैकड़ों की संख्या में मन के जैस्पर के छल्ले मिले हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब जो हड़प्पा निवासी थे वो अधिक बहुमूल्य चीज़ें नहीं दफनाते थे। पर जो हमें पिरामिड भी मिले हैं, वो कहाँ पे, पिरामिड के अंदर बहुत बहुमूल्य चीज़ें दफनाई जाती थी। पर जो हड़प्पा के निवासी थे वो ऐसा नहीं करते थे। पर मिस्र के जो निवासी थे वो ऐसा करते थे, वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें दफनाते थे। पर हड़प्पा के निवासी नहीं दफनाते थे, पर वो पुनर्जन्म में विश्वास ज़रूर रखते थे, पर अधिक बहुमूल्य चीज़ें दफनाने में उनका कोई विश्वास नहीं था। खुदाई में मिट्टी से बने खिलौने भी प्राप्त हुए हैं हमें। तो अगला टॉपिक है हमारा बाट। बाट हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए बाटों का प्रयोग सूक्ष्म व परिष्कृत प्रणाली से प्रचलित था। मतलब आयात निर्यात करने के लिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए बाटों को इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को तोलने के लिए बाट का इस्तेमाल किया जाता था। और जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह बाट घनाकार थे। सभी बाट एक आकार के घनाकार ही थे। बाटों का अनुपात द्विगुणात्मक अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 था। मतलब जैसे 1 है, फिर आया 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 4 से तो 8, ऐसे ऐसे करते ये द्विगुणात्मक थे। बड़े बाटों के लिए दशमलव प्रणाली प्रचलित है। बाटों के प्रयोग में सरकारी नियंत्रण कठोर था। जो बाटों का प्रयोग था उसमें सरकारी नियंत्रण बहुत कठोर था कि इन्हें इस्तेमाल करना ही करना है। नापने के लिए गज का प्रयोग होता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। वह भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। उन्हें नई नई खोजों में दिलचस्पी थी। वह उस समय की दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में उत्सुक थे। जो सर जॉन मार्शल थे वो डायरेक्टर जनरल थे कहाँ के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। उन्हें नई नई चीज़ों खोजने में बहुत दिलचस्पी थी। वह अपने साथ यूनान व क्रीट के कार्यों का अनुभव लेकर आए थे। अपने अनुभव से ही उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अनेक परिवर्तन किए थे। 1924 में उन्होंने सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। 1924 में उन्होंने सिंधु घाटी की नई सभ्यता की खोज की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। मार्शल पूरे टीले में समान परिणाम वाली खुदाई करते थे। मार्शल ने स्तर विन्यास को अनदेखा किया, जिसके कारण इन खोजों से प्राप्त जानकारी सदा के लिए लुप्त हो गई थी।
तो ये सर जॉन मॉरिसन का इतना ही है। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। हड़प्पा की केंद्रीय संस्था के विषय में विचार। हड़प्पा समाज में जटिल निर्णय लेने व लागू करने के संकेत मिलते हैं। मतलब हड़प्पा के समाज में बहुत जटिल निर्णय लिए जाते थे और उन पर वो लागू भी करते थे। इसका उदाहरण समान आकार की ईंटें, समान आकार व वजन के बाट, समान मोहरें व मृदभांड है। यह कठोर केंद्रीय संस्था के बिना संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो से मिले विशाल भवन को प्रसाद महल की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल महल मिला था जिसे प्रसाद महल की संज्ञा दी गई थी, परंतु वहाँ कोई भव्य या विलासिता की वस्तुएं नहीं मिले हैं। चबूतरे के निर्माण में श्रम संगठन लगता था। जो चबूतरे वहाँ बनाए जाते थे उसमें बहुत श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती थी। पत्थर की बड़ी मूर्तियों को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। जो पत्थर की वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। यहाँ पे जो शक्ति का प्रतीक था, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बस्तियाँ मिली थी। हड़प्पा की अनुष्ठानिक प्रथा ये अभी समझी नहीं जा सकती है। विदेशी व्यापार भी केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करता था। कुछ पुरातत्वविद मानते थे कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, पर कुछ ऐसा मानते थे कि उसमें शासक थे और कुछ मानते थे कि हर जगह पे अलग अलग शासक का शासन चलता था। मतलब हर पुरातत्विक का अलग अलग सोच थी। तो अगला है हमारा हड़प्पा लिपि। जो हड़प्पा लिपि मिली है वो एक रहस्यमय लिपि थी जिसका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है, ना ही से पढ़ा जा सका है। पर जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो इन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता है उसकी अभी तक खोज चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी वो बंद हो गई, उसकी पूरी खोज समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। उसकी खोज अभी भी चली है वर्तमान समय में। और अभी कुछ समय पहले भी कुछ लिपियाँ मिली थी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहस्यमय लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। यह लिपि चित्रों व चिन्हों वाली थी। यह जो लिपि थी वो ये वर्णमाला में नहीं लिखी गई थी। यह लिपि चित्रों व चिन्हों में थी, इसीलिए इनकी संख्या भी बहुत थी। मतलब 375 से 400 के बीच थी। और जो हमारी है वो ऐसी है 26-27, क्योंकि हमारी वर्णमाला में ऐसा पता भी चल सकता है, पर इनकी चित्रों में थी तो फिर बहुत ज़्यादा थी। कई लेखों में यह लिपि धुंधली व स्पष्ट है। लिपि किसी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करती है। तो अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का चरम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। 1750 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के दोनों प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का विनाश हो चुका था। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश कैसे हुआ था ये है। मतलब पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पे कोई जलप्लावन या बाढ़ आई थी या फिर भूमि की उर्वरता में कमी हो गई थी, जैसे अकाल, शुष्क जलवायु, भूकंप व महामारी का प्रकोप भी हो सकता है। विदेशी व आर्यों के आक्रमण। आर्य जो है वो एक पश्चिमी देश से आए थे, शायद वहाँ से आए थे। क्या है? हाँ, आर्य जो थे वो पश्चिमी देश से आए हुए थे। वो उन्होंने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा पे आक्रमण किया था, जिस कारण अंत हो गया था। मोहनजोदड़ो में मिले नर कंकालों पर तेज हथियारों के निशान भी मिले हैं। लंबी दूरी के व्यापार का कम होना, माप-तोल प्रणाली का क्षय होना, ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के। तो अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा काल में सामाजिक विभिन्नताएं। उपयोगिता की वस्तुओं जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुई, चाक, चाँप सामान्य रूप से सभी बस्तियों में पाई गई थी। जो दैनिक चीज़ें व सस्ती थी वो सभी बस्तियों में पाई गई थी, परंतु भोग विलास व विलासिता में दुर्ग व विशेष स्थानों पर ही मिली थी। फ्योन्स जो कीमती माने जाते थे सर्वत्र नहीं मिले हैं।
लकड़ियाँ और सुगंधित द्रव्य के छोटे पात्र केवल हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में हैं। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में नहीं मिले हैं। जेवरात से लदी हुई मूर्तियाँ संपन्न घराने की ओर इशारा करती है, जबकि साधारण मिट्टी की मूर्तियाँ सामान्य परिवारों की ओर। जो जेवरात से लदी हुई मूर्तियाँ था, माना जाता है कि वो संपन्न परिवार के हैं, पर जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी वो साधारण घराने की थी। कॉर्नेलियन और राजमणी संपन्न घरानों से की ओर इशारा करता है। समाधान की बनावट, वहाँ से मिलने वाली वस्तुएं सामाजिक विभिन्नताएं की और हड़प्पा की ओर इशारा करती है। वहाँ की जीवन शैली जैसे खानपान, मनोरंजन के साधन, मकानों के आकार व स्थिति भी सामाजिक विभिन्नता की ओर इंगित करती है। तो अगला टॉपिक है हमारा पुरातत्वविदों द्वारा खोजों का वर्गीकरण के तरीके। तो पुरातत्वविद ने खोज का वर्गीकरण भी होगा प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर है। विभिन्न पत्थर, धातु, अस्थियां, हाथीदांत, मिट्टी की पहचान और वस्तु की जटिलता के आधार पर है। आभूषण व भोग विलास की वस्तु प्राप्ति का स्थान है। घर से, नालों से, कब्रों से वस्तु कहाँ से प्राप्त की गई है, वो ये स्थान है। घर से, नालों से, कब्रों से, भूमि से। अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर, जैसे मूर्ति के चित्रण, कपास के टुकड़े, अनाज के दाने, बर्तन के विशेष आकार इत्यादि। ये तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। सो गाइस, बाय।